हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपके अपने चैनल एएमपीसी पे, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा, फ्लक्स सीखा। अच्छा, फ्लक्स से रिलेटेड एरिया वेक्टर और बाकी ये सब डायरेक्शन मैंने आपको समझाई थी। गॉस लॉ जो है ये इनक्लोज्ड या 3D सरफेस के लिए हमारे लिए ज्यादा बेटर था। अब इसमें क्या होता था बच्चों, गॉसियन सरफेस होती थी। तो गॉसियन सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस वो इमेजिनरी सरफेस जो पूरे चार्ज को इनक्लोज करे। अच्छा, कई बार जरूरी नहीं है कि वो इनक्लोज ही करे, क्योंकि अगर इनक्लोज नहीं करेगी तो आंसर 0 आ जाता है, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था। इसलिए जो चार्ज को इनक्लोज करे, और उस गॉसियन सरफेस के किसी पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी होती है। ठीक, तो ये गॉस लॉ था। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो बच्चों, आज हमारी हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन क्या होगी, ये हमारी आज की हेडिंग है बच्चों। तो गॉस लॉ मतलब यहां से हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी या क्या है, आप सोचो। मैंने थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में भी आपको बताया कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या थी। कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, अब अगर मैं पॉइंट चार्ज कहूं तो मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करता हूं, और मैं कह रहा हूं बच्चों कि मेरे हाथ में एक स्फीयर है। आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये मार्बल का स्फीयर है, मतलब ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो ये जो स्फीयर है, इसके ऊपर अगर मैं चार्ज दूं और मैं कहूं कि बताओ इस स्फीयर की वजह से जहां पे पेंसिल की टिप है इतनी पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो बच्चों उस केस में आप इसको पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते। यानी अगर आप इसकी स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालोगे तो Coulomb's law is not applicable. And why this is so? Because Coulomb's law is true only for point charges. However, Gauss law says that it is true for point charges as well as distribution charges. मतलब वो जो linear charge distribution था, linear था, surface था, है ना, और volumetric था। तो बच्चों, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो वॉल्यूमेट्रिक होगा, क्योंकि इसके अंदर से हम वॉल्यूम के हिसाब से निकाल के इसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर सरफेस कह सकता हूं मैं। बट ये जो स्फीयर है, अगर आप देख रहे हो तो बच्चों ये स्फीयर मेरे हाथ में जो है ये हॉलो स्फीयर है, अंदर से हॉलो। अब हॉलो स्फीयर में इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि वो मेटल का है या नॉन मेटल का है, मतलब कंडक्टिंग है या डाइलेक्ट्रिक है। तो इसके ऊपर अगर चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज है, अब मैं कह रहा हूं कि बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी चीजें गॉस लॉ की हेल्प से हम निकालते हैं। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ? अगर हम यहां से व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक पेन की रिफिल मैं ले लेता हूं, बिकॉज पेन की रिफिल मेरे पास जो है ये सबसे थिनेस्ट पॉसिबल चीज मुझे लग रही है, क्योंकि हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी। तो बच्चों, पेन की रिफिल है मेरे हाथ में। अब मानो कि पेन की रिफिल यहां से उस कोने तक जा रही है, और ये वाला सेगमेंट जो है, ये वाला सिरा जो है, ये उस कोने तक जा रहा है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में जब हम यहां से देखें, ठीक है, तो यहां से ये इनफाइनाइट इसका रॉड हो गया। ठीक, तो इनफाइनाइट रॉड में हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस पर्टिकुलर वायर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बच्चों, ये सिमेट्री भी हो सकती है, इसमें नॉन सिमेट्री भी हो सकती है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि व्हाट आर द, या बेसिकली व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो बच्चों इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे कि दैट गॉस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल, या तो फिर और नॉन सिमेट्रिकल चार्ज्ड बॉडीज। अच्छा, अगर मैं यहां पर चार्ज्ड बॉडीज कह दूं तो आप लोग इसमें ये समझ सकते हो, चार्ज बॉडीज अगर मैं कह रहा हूं तो चार्ज बॉडीज अगर मैं कह दूं तो आप लोग इसमें समझ सकते हो कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट या नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज बॉडीज हमारी
पॉइंट ऑब्जेक्ट या नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट दोनों। तो बच्चों में इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है वो होगी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो अगर मैं इन्हीं एप्लीकेशंस की बात करूं तो हमारी पहली हेडिंग है, या जो मैं पहली एप्लीकेशन यहाँ पे बच्चों डिस्कस कर रहा हूं उसकी हम लोग बात करते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन नंबर 1 होगी, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ। एप्लीकेशन नंबर 1 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्टकट में ईएफ लिख रहा हूं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ uniformly charged thin infinite rod। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन इनफाइनाइट रॉड, इसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप यहां से देखोगे कि ये क्या होगा, तो बच्चों अगेन फिजिक्स ना मोस्टली हमें इमेजिन करनी पड़ जाती है, और उसी इमेजिनेशन में आपकी हेल्प के लिए मैं एक रिफिल लेकर के आया हूं, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये रिफिल, क्योंकि मैं रिफिल ही क्यों नहीं, मैंने मार्कर क्यों नहीं लिया। आप लोग सोचो, मार्कर को मैं 1D ऑब्जेक्ट नहीं मान सकता, इट इज नॉट 1D, मतलब एक डायमेंशन में नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा थिक है। मैं रिफिल को 1D ऑब्जेक्ट मान सकता हूं, सिर्फ एक्स एक्सिस में ही है। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर जो यहां से आपको दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट कैन बी ट्रीटेड एज 0। दूसरा, कोई चीज यहां पर थिन तब मानी जाती है, ठीक, कोई चीज पतली तब होगी जब उसकी लंबाई काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू उसके डायमीटर के। जैसे कई बार ऐसा होता है, एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त है, उसकी हाइट 6 फुट 4 इंच है, ठीक, और दूसरी तरफ वो है भी एकदम मोटा सा। तो अब उसकी हाइट ज्यादा होने की वजह से हम उसे मोटा नहीं बोलते। अच्छा, एक दोस्त और है मेरा, उसकी हाइट मेरी जितनी है, लगभग 5 फुट 7 इंच, तो उसकी हाइट जो मेरे जितनी है वो बिल्कुल ऐसे मोटा है, तो उसको सब लोग मोटा मोटा कह के चिढ़ाते हैं। तो अब उसको मोटा कह रहे हैं, इसको नहीं कह रहे, समझो क्यों? क्योंकि जो मेरा दूसरा दोस्त है उसकी हाइट बहुत लंबी है, तो उतना मोटा है लेकिन पता नहीं चलता। तो यहां पर अगर मैं थिन रॉड कह रहा हूं बच्चों, तो इस लेंथ के हिसाब से देखो दोनों की लेंथ बराबर है ना, लेकिन मैं इसको थिन बोलूंगा। इसको मैं थिन क्यों बोलूंगा? क्योंकि इसका डायमीटर जो है इसकी लेंथ के हिसाब से बहुत छोटा है। ये कंपैरिजन होता है, ये कंपैरिजन आपको किसी को पॉइंट चार्ज या नॉन पॉइंट चार्ज बना देता है। अच्छा, पॉइंट चार्ज से मुझे याद आया, एक चीज बताता हूं। दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज इफ यू व्यू दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट मच ऑफ डिस्टेंस। यानी अब अगर आप स्क्रीन में अपने देख रहे हो और मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको ये ऑब्जेक्ट इतनी पास से दिखा रहा हूं, तो आपसे थोड़ा सा ही दूर है ये ऑब्जेक्ट, तो आप बोलोगे कि सर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। और अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं बिल्कुल यहां भी नहीं, सोचो मैं बोर्ड के भी और पीछे ले जाता, आपसे 1 किलोमीटर दूर से ये ऑब्जेक्ट दिखाता आपको कैमरे में, तो आप बोलते सर पता नहीं कुछ छोटा पॉइंट सा दिख रहा है ना। तो ये होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये हाइट, लेंथ, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक। एग्जाम्पल आया समझ में इस टाइप के? हालांकि बहुत सारे मैंने बच्चे भी देखे हैं, ठीक है, तो बट कोई नहीं, थोड़ा फिर ट्राई करो। हाँ, ओके बच्चों, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन इनफाइनाइट रॉड। तो बच्चों थिन इनफाइनाइट रॉड क्या होगी मेरी, मैं यहां पर देता हूं, और मैंने कहा कि ये एक रॉड है, ये इधर से भी इंफिनिटी से शुरू हो रहा था बच्चों, और यहां भी इंफिनिटी पर जा रहा था। इस रॉड के ऊपर अगर आप चार्ज दोगे तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो कि वो पॉजिटिव चार्ज कहां होगा। अब इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव रॉड से या किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है। हाँ, इस बात को सब बच्चे ध्यान रखें। और अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर की तरफ आती, टर्मिनेट होती है ना, ये आप सब लोगों को पता होगा। तो अब ये हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों ब्लू कलर से मैंने पहले रॉड बनाया, उसी कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी। तो ये सारे एरो बाहर की तरफ है, सो यू हैव टू इमेजिन कि ये जो है ना, ये ऐसे इस तरफ भी है और नीचे की तरफ है। अच्छा, अब यहां से कुछ लाइंस है वो आपकी तरफ भी आएंगी, तो वो 3D है ना, तो मैं इसको 2D डायग्राम में अपने बोर्ड में नहीं दिखा सकते, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि इसके पूरे के अराउंड। अब मैंने कहा कि सर r डिस्टेंस या इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। P आपको दिख रहा होगा यहां पर, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ,
ठीक है, तो अब अगर आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो आप इसमें एक काम ये कर सकते हो कि कैसे मैं कहूं, इसको इनक्लोज करना है। अब इनक्लोज करते वक्त आपको क्या चाहिए, सिमेट्री या नॉन सिमेट्री सरफेस, या ये ऑब्जेक्ट में सिमेट्री या नॉन सिमेट्री हो सकती थी। तो बच्चों हमेशा ऐसी सरफेस आपको इमेजिन करनी है जो ऐसे कह लो कि जिसका सरफेस एरिया आपको पता हो, क्योंकि जब हम गॉस लॉ लगाते हैं तो फ्लक्स को हम लोग ई डॉट डी एस जब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो उसका क्लोज इंटीग्रेशन होता था, वो सरफेस इंटीग्रेशन होता था, इंटीग्रेशन नहीं होता था। सो इन दैट केस मैंने कहा कि आपने इसको ऐसे इनक्लोज अगर करना है तो देखो ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, ठीक। अब अगर मैं इसको ऐसे इनक्लोज कर दूं तो सारी की सारी लाइनें इस स्फीयर को, सॉरी इस सिलेंडर को, नॉट स्फीयर, इस सिलेंडर को कट करती हुई जाएंगी। इमेजिन करो, देखो बच्चों, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तुम्हारी तरफ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, ऐसे पूरा एक सिलेंड्रिकल सेगमेंट सा बन जाएगा, क्योंकि यहां से भी लाइन निकल रही है, यहां से भी निकल रही है, यहां से भी निकल रही है। तो इसको इनक्लोज करने के लिए तुमने क्या करा, एक सिलेंडर ऐसे डाला, ये इमेजिनरी। अब सारी की सारी लाइन इसके कर्व्ड सरफेस एरिया से जाएंगी। अच्छा बच्चों, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पता है ना, इसे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, और ये दोनों जो साइड की हैं इन दोनों को मिला के टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं सिलेंडर को ऐसे करके रख दूं, ये देखो, ये इसको मैंने इसके अंदर इंसर्ट करा, मैंने इसको ऐसे करके रख दिया, तो बच्चों सारी लाइंस कर्व्ड सरफेस एरिया से जाएंगी, इन दोनों तरफ से नहीं जाएंगी, और इन दोनों तरफ से जाने का कोई सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि ये तो वैसे भी इंफिनिटी तक जानी थी ना रॉड, समझ में आई बात है ना। तो अब अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया तो मैं जरा इस चित्र को बोर्ड पर दिखाता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इस चित्र को बोर्ड पर दिखाऊं तो बच्चों ये हो गया मेरा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी, ये छोटा हो गया थोड़ा सा बच्चों, इसमें ना अपना सिमेट्री के साथ या भाई कायदे से बना हुआ है, ऐसे नहीं छोटा मोटा कैसे भी बना दो। तो अब r डिस्टेंस की दूरी पे मैंने क्या कहा था कि यहां से r डिस्टेंस की दूरी पे p पॉइंट है, p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अच्छा बच्चों, रॉड की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनफाइनाइट आ जाएगी। तो रॉड को फाइनाइट करो, मतलब कुछ फिक्स लेंथ मानो, तभी तो तुम उसे इनक्लोज कर पाओगे। इनक्लोज का मतलब ना आप ऐसे समझो कि बांधना या घेर लेना, बांधना अगेन मैं नहीं बोलूंगा, वैसे घेर लेना काइंड ऑफ, हम ऐसे कहेंगे, ठीक है। अच्छा, घेर लेने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मतलब ये जो रिफिल थी इसको पूरी की पूरी पेन की जो कवर थी उसने कवर कर दिया, है ना, तो उसको पूरा का पूरा कवर कर दिया, घेर दिया। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इनक्लोज्ड। सो पी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो अब देखो पी पॉइंट पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं। अब पी पॉइंट पे एक छोटा सा एरिया लिया पी पॉइंट के आसपास ऐसे, तो बच्चों एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो बच्चों यहां से अब अगर हम देखें गॉस लॉ की एप्लीकेशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले बच्चों नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए निकल रहे हैं, नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि पॉइंट के लिए तो हमारा कूलम्स लॉ भी था। अब ये सिमेट्री या नॉन सिमेट्री होती तो भी काम चलता, लेकिन मैं कह रहा हूं सिमेट्री लो। और जो रेड कलर से मैंने कहा इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। रेड कलर से क्या है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ठीक है बच्चों, तो ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। तो इस तरीके से इसकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें फाइंड आउट कर दी है। तो कंसिडरेशंस आप लोग समझ गए होंगे, या कंसिडरेशन आप लोग लिख सकते हो, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, एक बार डिक्टेट कर देता हूं, सुनो। कंसिडरेशन में आप लोग लिखोगे, कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन इनफाइनाइट रॉड having linear charge density, having linear charge density लैम्डा। और मेरे ख्याल से ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे, कि आप सब लोगों को पता होगा, लैम्डा की टर्म पहले इस्तेमाल में आ चुकी थी, ठीक, ओके। अब फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is r distance away from the axis of cylinder, for calculating electric field at point P which is r distance away
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, फ्रॉम द वायर, नॉट सिलेंडर, फ्रॉम द वायर। ठीक, मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is r distance away from the wire, consider imaginary Gaussian cylindrical surface of radius r and length l। मैंने क्या कहा? कंसिडर इमेजिनरी गॉसियन, शेप कैसी है? इमेजिनरी गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l एज शोन इन फिगर। ठीक, फॉर स्मॉल segment ds, flux is given by d phi equals to E dot ds। ठीक, इसके बाद आप एक लाइन और देखना, द चार्ज इनक्लोज्ड बाय इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो बच्चों लेंथ कितनी है? L। तो आप लिखोगे फॉर लेंथ L, चार्ज इनक्लोज्ड इक्वल्स टू, यहां तो जगह नहीं आई, इक्वल्स टू QENC। तो बच्चों Q इनक्लोज्ड में यहां लिख रहा हूं, ये होगा लैम्डा L। ठीक है, तो आप इसके बाद भी लिख सकते थे, हालांकि मैंने पहले लिख दिया, कोई नहीं। तो फॉर लेंथ L, चार्ज इनक्लोज्ड बाय इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर इज Q enclosed is lambda into L। क्योंकि लैम्डा क्या होता था? Q upon L होता था, यहां से Q आ गया तो d phi आ गया। सो देयरफॉर टोटल फ्लक्स क्या आएगा बच्चों? phi, which is surface इंटीग्रल ऑफ E dot ds। कहने का मतलब आप d phi का इंटीग्रेशन कर रहे हो बच्चों, है ना? तो अब अगर आप d phi का इंटीग्रेशन कर रहे हो यहां से, तो आपने d phi की वैल्यू पुट कर दी E dot ds। अच्छा, तो अब अगर मैं देखूं यहां से ds मतलब एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर मैंने बताया बाहर की तरफ है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, तो दोनों आपस में पैरेलल हो गए। तो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों? पैरेलल लाइन के बीच का एंगल बताओ? E ds cos 0, इक्वेशन 1। ठीक, यहां तक तो फ्लक्स की डेफिनेशन थी। अब हम गॉस लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, मैंने यही कहा था गॉस लॉ बहुत आसान है, ये होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। अगर दोनों फ्लक्स होंगे, व्हाट यू डू? यू इक्वेट देम। मतलब आप अगर दोनों को इक्वेट करोगे बच्चों, तो देखो क्या मिला? E ds का क्लोज इंटीग्रेशन, बच्चों मैंने cos 0 को 1 लिख दिया इसी लाइन में, तो E ds का क्लोज इंटीग्रेशन होगा सरफेस का, होगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोग समझ लो, राइट? तो बच्चों यहां पर cos 0 था, cos 0 में 1 लिख चुका हूं, इसलिए मैंने वेक्टर हटाए हैं, इस बात को भूलना मत। अब इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे कांस्टेंट है, सिमेट्री है, r यहां हो, इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, तो E कांस्टेंट है, E बाहर आ गया। ds का इंटीग्रेशन करो बच्चों, ds Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ds का सरफेस करना है। तो बच्चों कितनी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है? आंसर है कर्व्ड सरफेस से। ये दोनों नहीं है, याद है मैंने पेन में बताया था ना कि अगर ये रिफिल है, इस तरीके से मैंने ये रखा चार्ज ऑब्जेक्ट, तो इस सरफेस पे हम मान रहे हैं कि इमेजिनरी गॉसियन है, तो सिर्फ इस सरफेस पर फ्लक्स है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा जाएगा। टोटल के लिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा, है ना? तो यहां से अगर मैं इस सरफेस के लिए लिखूंगा बच्चों, तो ds का एरिया आएगा, सॉरी 4 नहीं आता इसमें, 2 पाई
आर एल, 2 पाई आर या 2 पाई आर एच, ये सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। क्यू इनक्लोज की वैल्यू लैम्डा एल, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। ठीक है बच्चों, लेंथ कट गई, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, आपने निकाल दी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 2 पाई नीचे, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे, ये आ गया लैम्डा, और आर नीचे। तो बच्चों इस फॉर्मूले को बॉक्स में कर दो, वरना ठीक निकल जाएगा बाहर। तो इसको बॉक्स में करके पकड़ के रखना, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r है। तो क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ r। तो बच्चों इसका आंसर है r और e। मेरे ख्याल से इसका आंसर आप सब लोग बिल्कुल तुरंत फटाक से बता सकते हो, देखते ही बता सकते हो बिल्कुल। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। बताओ ग्राफ क्या होता था, ग्राफ होता था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, खत्म। ठीक, तो आई बात समझ में। तो बच्चों ये पहली एप्लीकेशन थी, पहला सेगमेंट ये था, फिर ये और इसका ग्राफ। ठीक है ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2। तो एप्लीकेशन नंबर 2 गॉस लॉ की। तो एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है, हालांकि ये थोड़ा जेई का या सीबीएसई प्लस का टॉपिक है, और बच्चों सीबीएसई प्लस की एक वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि काफी जगह एक बार को ये मेंशन है जो एप्लीकेशन में डिस्कस कर रहा हूं, ये एप्लीकेशन हमारे सीबीएसई में नहीं पूछी जाती, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पेपर थोड़ा, जब इस बार का टफ आया था 2020 का पेपर, जिसको मैंने रिव्यू करा था, आप देख सकते हो, मैंने वीडियो डाल रखी है इसकी, तो एक बार आप देखो सिलेबस को। तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे, इस टाइप के डेरिवेशंस थी। तो कई बार बच्चे तो मान करके चल रहे हैं कि ये सब नहीं आता, कई बार मैं भी बोल देता हूँ। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट बच्चों मैं यही बोलूंगा कि जो नॉन इंपॉर्टेंट है उस पर भी आप लोग ध्यान दो। फिलहाल है तो सीबीएसई प्लस का टॉपिक, लेकिन मैं इसको यहीं पे कवर कर रहा हूँ। ठीक, इसको आप लोग भी जरूर समझे, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है। ओके बच्चों, तो दूसरी एप्लीकेशन है हमारी गॉस थ्योरम की, और एप्लीकेशन ये है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ uniformly charged filled या filled को solid non-conducting sphere। ठीक है बच्चों, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब आप ये मान सकते हो, अगेन आपको पता होगा, इसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट भी मान सकता हूँ, नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट भी मान सकता हूँ। तो फिलहाल तो मैं नॉन पॉइंट मान रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट करके तो फॉर्मूला पता ही है। तो अब अगर मैं नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट कहूँ बच्चों, तो इसके ना 3 केसेस निकलते हैं। तो केसेस से पहले जरा मैं इस ऑब्जेक्ट को एक बार स्टडी करूँ। कंसिडर, ये हेडिंग थी हमारी, इसमें मैं लिख रहा हूँ कंसिडर कि यूनिफॉर्मली, वही ऐसे, consider uniformly charged filled non-conducting sphere of radius r having volume charge density rho। तो बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमेशा रो होती है, और इसका फॉर्मूला मैं बता चुका था पहले, शायद बच्चों को पता होगा। 4/3 pi r क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 pi r क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों शेप कैसी है, स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम सबको पता है, तो रो इतना आ गया। या मैं एक और चेंज कर देता हूं बच्चों, इसी लाइन पे मैं इस 3 को ऊपर ले जा रहा हूं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर इज दिस। अब अगर मैं कह रहा हूं कि दैट वी हैव टू कैलकुलेट इस एप्लीकेशन का ए पार्ट, कैलकुलेट
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, इनसाइड द स्फीयर। तो बच्चों जो इनसाइड द स्फीयर है, यहां पे आप लोग लिखोगे कि दैट वेरिएबल रेडियस इज लेस देन द एक्चुअल रेडियस। तो ये जो मैंने कहानी लिखी, इसको मैं एक बार मतलब आप लोगों को समझाता हूं बच्चों। तो देखो यहां क्या हुआ, इट इज लाइक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये है, मैं इसको बनाता हूं, ये वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का ये सेंटर हो गया, इस सेंटर को O मान लो। इस स्फीयर के ऊपर आपने चार्ज दिया। अब क्योंकि ये सॉलिड सरफेस है तो इसके अंदर भी चार्ज होगा। मुद्दे की बात ये हुई यहां पे, इसको प्लस प्लस प्लस, हाँ, मुद्दे की बात ये हुई यहां पे कि अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है ना बच्चों, तो उसकी सरफेस पे भी चार्ज होता है, उसके अंदर भी चार्ज होता है। अच्छा, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है इससे ज्यादा बेटर, सब लोगों के पास तो मार्बल बॉल नहीं होगी, लेकिन हाँ आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे मैंने कुछ गाड़ियों के शीशे के पीछे देखा है सड़क पर ऐसे ही जाते हुए, कि कुछ येलो कलर की बॉल्स होती है वो ना, या रेडियम के कलर की, तो येलो कलर की बॉल्स होती है, वो स्माइली सा बना होता है, उसमें स्पंज की होती है, उसको दबाते हैं वो पूरी दब जाती है, तो वो मान सकते हो। या तो रबर की बॉल्स होती है ना, रबर की बॉल से हम लोगों ने तो भाई बचपन में बहुत उस रबर की बॉल से ताड़म ताड़ी खेलते थे। अब ताड़म ताड़ी क्या होता है ये पता होगा जिनको, ठीक है, बाकी कोई नहीं। तो रबर की बॉल होती थी, तो बच्चों रबर की बॉल ना नॉन कंडक्टिंग होती थी। तो जो नॉन कंडक्टिंग रबर की बॉल होती थी, उसको अगर आप अंदर चार्ज दोगे तो वो चार्ज बाहर तक नहीं ट्रेवल करेगा, क्योंकि वो नॉन कंडक्टर है। तो इसके अंदर भी चार्ज होगा, बाहर भी चार्ज होगा। तो ये एक स्फीयर था जिसको मैं इमेजिन करवा रहा था, और मैंने कहा बच्चों कि इस स्फीयर का रेडियस कितना है, r। स्फीयर का रेडियस है r। सो नाउ आई एम सेइंग वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर के लिए गॉसियन अंदर मानना पड़ेगा। तो गॉसियन का रेडियस कितना है, छोटा r। बड़ा r होता है कांस्टेंट, छोटा r होगा वेरिएबल, जो कि होगा कैपिटल R से छोटा ये। तो बच्चों रेड वाला है IMG, मतलब इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ठीक। और इसका रेडियस हो गया r। तो हमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें। कंसिडर स्मॉल एरिया, वही ds वाली कहानी। तो बच्चों एरिया वेक्टर ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होती ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी। बच्चों फिर से आपको दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है। अच्छा पता है, मैं यहां से आपको एक बात बताता हूं, 90% केसेस में ये पैरेलल ही होते हैं। और जब मैं फ्लक्स लिखूंगा ना, दैट phi equals to E dot ds, मैं हर बार यार E dot ds में E dot मतलब E ds cos 0 लिख दूंगा। आप भी इसको सीधा सीधा रट लो तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प देगा, बट सोच करके थोड़ा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही मत रट लेना, ब्लाइंडली मत फॉलो करना, थोड़ा सा इसको रट लेना। तो ये हो गया, ये ईटा कैप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो ये हुआ। कंसिडरेशन में हमें इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लिखनी है। अब अगर मैं यहां पर कहूं कि कंसिडर इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, तो बच्चों कंसिडरेशन आप लिख लेना एक बार, मैं सिर्फ बता देता हूं। कंसिडर इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r लेस देन कैपिटल R as shown in figure. Then charge enclosed by Gaussian surface, ये होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू इफेक्टिव वॉल्यूम। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, इफेक्टिव वॉल्यूम। मतलब बच्चों चार्ज इनक्लोज्ड को अगली लाइन में यहां नीचे लिख रहा हूं, चार्ज इनक्लोज्ड को आप लोग QENC लिखते हो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, 3Q अपॉन 4πr3। एंड व्हाट इज द इफेक्टिव वॉल्यूम, सोचो इसका छोटे वाले का वॉल्यूम क्या होगा, ये भी तो स्फीयर है,
बस रेडियस अलग है। तो बच्चों 4 पाई से 4 पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, तो क्यू इनक्लोज कितना आ गया, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो बच्चों यहां से आपका क्यू इनक्लोज आ गया, यानी गॉस थ्योरम का क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट का आधा काम तो मैंने कर दिया। ओके, तो ये क्यू इनक्लोज हो गया, तो आधा काम हो गया बच्चों हमारा। आधा काम के बाद अब हमें क्या करना है, फ्लक्स लिखना है। तो फॉर स्मॉल एरिया डीएस, तो ये रेड से देख रहे हो, मैं यहां पर डीएस लिखना नहीं चाह रहा क्योंकि यहां बहुत सारी खिचड़ी पक जाएगी। ये छोटा सा सेगमेंट डीएस है, तो मैंने कहा फॉर स्मॉल सेगमेंट डीएस, फॉर स्मॉल एरिया लिख लो ज्यादा बेटर है, उसमें कम लिखना पड़ेगा, सेगमेंट ज्यादा जगह घेरता। तो फॉर स्मॉल एरिया डीएस, डी फाई होगा ई डॉट डीएस, जिसको मैंने लिखा डी फाई है ई डीएस कॉस जीरो। कॉस जीरो मुझे पता है 1 होता है। कॉस जीरो कैसे, एरिया रेड और ये ब्लू दोनों पैरेलल आ गए, पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0, तो डी फाई ई डीएस आ गया, है ना। तो अब बात करते हैं देयरफॉर टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स फाई सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई, है ना। तो इस डी फाई की जगह मैं सीधा सीधा लिख देता हूं बच्चों ई डी एस, कहानी खत्म। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये तो आप लोग पुराने वाले डेरिवेशन की तरह भी देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई क्या होता था, फाई होता था, पहले तो ये हो गया ई डी एस, अगली लाइन में लिखते हैं उसको, लाइन से स्किप करना सही नहीं है। हाँ, फाई हो गया क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों इक्वेशन को अब मतलब इक्वेट करो, तो यहां से आपको मिला ई डॉट डी एस सरफेस, सो देयरफॉर फ्लक्स होगा ई डॉट डी एस, सॉरी डॉट नहीं आएगा, डॉट का कॉस जीरो लिख चुका हूं मैं, तो सरफेस बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ई बाहर, मतलब ई कांस्टेंट है, बाहर आ गया क्योंकि इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, और क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट में क्यू की वैल्यू ये लिख रही है यहां पर, एप्सिलॉन नॉट आप यहां से देख सकते हो, तो मैं इसकी वैल्यू एक बार लिख रहा हूं, देखो ई बाहर सरफेस इंटीग्रेशन डीएस, स्फीयर है, और स्फीयर आपको याद होगा मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, स्फीयर का सरफेस एरिया याद होगा बच्चों, जल्दी बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये समझ में आया इसकी वैल्यू। तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां आ गया आपका क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो बच्चों आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, मतलब 2 आर कैंसिल, एक बचा, 4 पाई आ गया नीचे, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। 4 पाई नीचे आ गया, बस बाकी तो सारा वही लिखा है मैंने। इस फॉर्मूले को बॉक्स में कर दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अच्छा, इसमें जरा एक लाइन और बोल दो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। कैसे देखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्यू चार्ज हो गया, और कैपिटल आर स्फीयर का रेडियस हो गया। तो बच्चों क्यू और आर तो कांस्टेंट है, छोटा आर वेरिएबल है, मतलब ये पी पॉइंट जो आप यहां मान रहे हो, जरूरी थोड़ी है इतना रेडियस हो, आप इतना भी मान सकते हो, इतना भी मान सकते हो, इसको कम भी मान सकते हो, है ना। तो कम ज्यादा हो सकता है, तो स्मॉल आर वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ गया। कब, जब मैं इनसाइड की बात कर रहा था। अगले केस पर आते हैं। तो बच्चों ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। तो बच्चों आउटसाइड द स्फीयर में आर ग्रेटर देन आर होगा। देखो मैं जरा इसका डायग्राम बना रहा हूं आउटसाइड का। तो ये था मेरा स्फीयर, आप लोगों को याद होगा, एक सेकंड, हाँ ये था बच्चों मेरा स्फीयर, जिसपे अंदर सरफेस पे सब तरफ ये आर है। बच्चों ये है उतना ही बड़ा स्फीयर, बस मैंने छोटा बनाया है क्योंकि यहां पर थोड़ी जगह ज्यादा, मतलब डेरिवेशन ज्यादा है, जगह कम है। और
ये है इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो बच्चों कैपिटल आर तो कांस्टेंट रहा, छोटा आर बड़ा हो गया, तो दिस इज योर इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। इसके ऊपर छोटा सा एक ds मानेंगे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे लिख देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव की वजह से कैसे जाएगी, ऐसे। तो बच्चों ये समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर से बाहर की तरफ, थीटा कैप की सरफेस से बाहर की तरफ। तो ये हो गया इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर। इसने क्या करा, इसको इनक्लोज कर दिया। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? ये था, इसको इनक्लोज करने के लिए मैंने क्या करा, इसको बिल्कुल बीच में रखा बच्चों, और ऐसे इनक्लोज कर दिया। ये पूरा इनक्लोज हो गया, उसके अंदर आ गया। तो समझ लो इसने उसको खा लिया, ठीक है। तो बिल्कुल इसने उसको खा लिया और वो इसके अंदर है। तो अब आप अगर यहां से देखोगे पूरा इनक्लोज हो गया, इसे कहते हैं इनक्लोज करना। अगर मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये चीज आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये कहीं ना कहीं मेरा कंसेप्ट था जो मैं आप लोगों को बताना भी चाह भी रहा था बच्चों, ठीक है। तो इसको जरा ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने आउटसाइड द स्फीयर निकाल रहे हैं। तो अब जरा यहां पर हम कहें कि अब अगर मैं कहूं बच्चों चार्ज तो पूरा ही इनक्लोज हो गया है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर क्यू चार्ज है तो पूरा ही चार्ज इनक्लोज हो गया। अब आधा पूरा थोड़ी है, इतना थोड़ी ले रहे हैं हम, तो पूरा ही ले रहे हैं। तो अब इसके केस में मैं लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, और मैं सीधा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ही आ रहा हूं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज फाई, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds। तो बच्चों ई कांस्टेंट है, बाहर निकालो, ds cos 0 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से अगर आप देखोगे तो E ds स्फीयर का था, स्फीयर का सरफेस, तो यहां मैं लिख देता हूं सरफेस। तो बच्चों E ds को मैं अलग इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो आएगा 4 पाई r स्क्वायर, और ये आएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 4 पाई नीचे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चों ये बनता है मेरा कंक्लूजन। बॉक्स में कर दो वरना भूल जाओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। बी का आंसर क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनसाइड क्या आ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी सेंटर पे तो जीरो हो गई, बाहर जाते गए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई, और आउटसाइड में क्या हो रहा है, घट रही है। इनवर्सली आ गया ना, घट रही है। अब इसके बाद अगला केस देखो बच्चों, सी पार्ट आखिरी, उम्मीद करता हूं इसमें कवर हो जाए। तो सी पार्ट है ऑन द स्फीयर, EF ऑन द स्फीयर। तो बच्चों मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप लोग जूम करके देख सकते हो। पिंच टू फुल स्क्रीन कर दो अपने उसको, ठीक, पिंच टू फुल स्क्रीन कर दो अपने यूट्यूब को। तो अब अगर आप यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर कितनी आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर का डायग्राम क्या होगा, स्फीयर तो मेरा वही है। तो अगर स्फीयर मेरा वही है तो इस स्फीयर के ऊपर ही इमेजिनरी गॉसियन सरफेस आ गई, तो बच्चों चार्ज तो पूरा ही इंक्लोज करेगी। सो इन दैट केस गॉसियन सरफेस just encloses the charged sphere. ये हुआ ये हुआ चार्ज्ड स्फीयर, ठीक बच्चों। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर इज दिस, तो उसको इंक्लोज कर रही है जस्ट। तो ये दोनों, हम तीसरी बार डायग्राम नहीं बनाते, तीसरी बार मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कि इसको इंक्लोज कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के बाद ये लाइन आ जाएगी बच्चों, में सीधा ये लिख रहा हूं यहां, चलो लिखते हैं, ऊपर वाली लाइन लिख देते हैं, ऐसे छोड़ना सही नहीं होगा। Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अब यहां पर क्या आया, E डॉट ds
का सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ई बाहर ds cos 0, क्योंकि सेम हर बार 0 ही आता है, तो ds का इंटीग्रेशन हमें लिखना है सरफेस का। तो यहां से जो मुझे वैल्यू मिलेगी, इसके नेक्स्ट लाइन है, मैं यहां लिख रहा हूं। तो बच्चों ई बाहर सरफेस का इंटीग्रेशन dx cos 0 में लिखना चाहिए, cos 0 इक्वल्स टू RHS क्या है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E आ गया, ds आएगा 4 पाई r स्क्वायर, cos 0 1 है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आखिरी लाइन लिख रहा हूं मैं, आखिरी लाइन है E 4 पाई नीचे, तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। इसको बॉक्स में करो, इसको बॉक्स में करो और कहो दैट इट इज कांस्टेंट एंड मैक्सिमम वैल्यू। बच्चों यहां जो मैंने लिखा है मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूं, इट इज कांस्टेंट एंड मैक्स वैल्यू, CONST, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो ऐसा क्यों, आप सेंटर पे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, बाहर आते गए आते गए आते गए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, सरफेस पे मैक्सिमम, अब दूर जा रहे हो तो कम हो गए, इनवर्स स्क्वायर लॉ से। तो बच्चों पहला केस वो था, ये आंसर आया, दूसरा ये था, ये आंसर आया बॉक्स में, और तीसरा ये था। तो ये हमारे 3 केस हुए। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है, ये डेरिवेशन बच्चों आती थी पहले 3 मार्क्स में, अब कई बार ये इसके साथ ये भी पूछता है कि इसका ग्राफ बता दो, और हमें ये कहती है डेरिवेशन मेरे को ऐसे भी बतानी थी आपको, क्योंकि 1 नंबर के जो आप पे 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या पता वो इसका सिर्फ ग्राफ पूछ ले 1 नंबर में, है ना। तो ये डेरिवेशन समझ में आनी चाहिए, तभी तो हमें ग्राफ समझ में आएगा, हम तुक्का थोड़ी मारेंगे। तो बच्चों ये डेरिवेशन थी पूरी, जिसको आप नोट कर सकते हो। इसके साथ जरा मैं एक बार आपको ग्राफ बता देता हूं, वो जरूरी है नंबर 2 पे, और मैं इसको मिटा रहा हूं हेडिंग को। तो इसका ग्राफ देखो बच्चों पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका ग्राफ हुआ x एक्सिस पे डिस्टेंस, y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने इसको ओरिजिन लिया और आप ये कह रहे हो कि ये r इक्वल्स टू r है, ठीक। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है आप लोगों को पता है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी 0, और r पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली गई। बच्चों ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल मैंने स्केल रख के खींचा है, क्योंकि आप देखो E प्रोपोर्शनल टू r है, तो y इक्वल्स टू mx की तरीके से ग्राफ बन रहा है। और यहां पर ये जो वैल्यू आई आपको, ये जो वैल्यू मिली, तो बच्चों ये है EM। तो व्हाट इज योर EM? EM इज दिस, EM कैपिटल M मैंने लिखा, कैपिटल M क्यों लिखा, M का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, तो अंदर से शुरुआत करते हुए सरफेस तक आए, और बाहर क्या है, इनवर्सली स्क्वायर। तो बच्चों इनवर्स स्क्वायर का ग्राफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग पहले भी पढ़ चुके थे, ये है। तो बच्चों ये ग्राफ बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो आप लोग देख लो, ये ग्राफ हम लोगों को यहां से समझना है। फर्स्ट केस ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, ये सरफेस पर, इसलिए इसको कांस्टेंट और मैक्सिमम कह रहे हैं। मैं इसको कांस्टेंट क्यों कह रहा हूं, देखो क्यू भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये मेरा गॉस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन थी, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटाता हूं। ओके बच्चों, तीसरी एप्लीकेशन कर रहा हूं, मैंने इसको मिटाया इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा एडिट करूंगा। तो तीसरी एप्लीकेशन जो हो गई हमारी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो या ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। ओके बच्चों, स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल का एग्जांपल क्या हुआ, देखो ये खोखली है, तो अगर ये हमारी खोखली है, सो इसको मैंने क्या करा, ऐसे करके पूरा बना दिया, स्फीयर बन गया। और शेल का मतलब खाली होता है अंदर, जिसके कुछ ना हो। तो आवाज से आप लोग सुन पा रहे होंगे कि ये खाली है। अब इसकी सरफेस पर चार्ज है। अच्छा, जिसके पास ये बॉल नहीं है, बट आप लोगों ने इस टाइप की बॉल भी अगेन देखी होगी, ठीक है। उस बॉल से हम लोग ताड़म ताड़ी कभी नहीं खेलते थे। वो बॉल थी, वो मतलब हमारे यहाँ तो क्या मिलता था, 5 रुपए का हम लोग अंडा कहते थे उसे, 5 रुपए का अंडा, प्लास्टिक की बॉल होती थी, बड़ी भयंकर सी, और बहुत सॉलिड होती थी। तो आप लोग वो समझ लो कि वो स्फेरिकल शेल है, उस पर चार्ज दोगे सारा का सारा सरफेस पर जाएगा। तो बच्चों उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कोई सेंस नहीं बनता,
कोई सेंस ही नहीं बनता है, कहां से वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम कहां से बन रहा है उसका, समझ रहे हो? मतलब सारा चार्ज तो सरफेस पर है। तो अब अगर मैं इसको कहूं कि इसको सॉल्व करूं, तो अब आओ हम लोग आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, पहला पार्ट, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल आर लेस देन आर होता है। वही कहानी, कंसीडर स्फीयर, तो इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर यहां आ गया। बस एक फर्क देखना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से स्टार्ट होगी और उसका कारण बताता हूं मैं आपको। मतलब अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अंदर तो हवा है, तो सारा चार्ज गया सरफेस पर। तो कितना चार्ज इनक्लोज होगा बच्चों, मैं इनसाइड द शेल डायरेक्टली इस डायग्राम को बना रहा हूं। अच्छा, ये अंदर चार्ज नहीं है, इसको मिटाओ मिटाओ फटाफट। हाँ, सिर्फ बाहर बाहर चार्ज रखो। बॉल के जो मैंने बोला वो 5 रुपए वाला जो अंडा होता था, प्लास्टिक की बॉल जिससे हम लोग खेलते थे, तो ये हो गया। अब है कि इनसाइड द शेल की अगर मैं बात करूं, तो इनसाइड द शेल इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मानी, तो मैंने बोला क्यू इनक्लोज कितना है, क्यू इनक्लोज, क्यू इतना भयंकर सा फॉर्मूला लिख रहे हो यार, सीधा बोलो सर क्यू इनक्लोज्ड है मेरा 0। क्यों? क्योंकि सारा चार्ज तो सरफेस पर है, तो इनसाइड कितना चार्ज होगा, 0। तो अब टोटल फ्लक्स अगर मैं यहां से लिखूं तो वो तो यही आएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, स्मॉल एरिया ds माना, टोटल फ्लक्स ये सब लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस गॉस लॉ ये आया। अब यहां से ये वैल्यू आई E डॉट ds, तो बच्चों E डॉट ds जो तुम्हारा आएगा E डॉट ds जो आएगा वो 0 आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। और क्या चाहिए यार, आसान तो है। तो E इनसाइड कितनी है, 0, यानी मैं इसके अंदर ही चलता रहूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज नहीं होगी, वो 0 रहेगी। तो बच्चों इनसाइड का आंसर आ गया। आप लोग इस चित्र के बाद ये नोट कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो दिस इज टफ। हाँ, बी पार्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। ध्यान देना बच्चों, चार्ज बस अंदर मत बनाओ, सेम डायग्राम बनेगा। देखो मैं अंदर के सारे चार्जेस मिटा रहा हूं, देख रहे हो? तो यहां पर एक चार्ज था, मैंने अंदर के चार्ज को मिटा दिया, अंदर के चार्ज को मिटा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगेन यहां से स्टार्ट होगी सरफेस से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है, और आउटसाइड के लिए स्मॉल आर मतलब बड़ा है। मतलब आप सोचो बच्चों, अगर मैं शेल का एग्जांपल ये दे रहा हूं, तो इसको कौन खाएगा, इसको खाएगी फुटबॉल। इस बॉल को इनक्लोज करने के लिए क्या चाहिए मुझे, फुटबॉल। मैं फुटबॉल को मान सकता हूं इसने इसको पूरा इनक्लोज कर दिया, समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात? तो फुटबॉल ने अगर इसको पूरा इनक्लोज कर दिया, तो रेड कलर से मैंने बनाई फुटबॉल। ये फुटबॉल का वही पैच जो मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस करा था, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, तो मैं उसकी बात कर रहा था। अब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है, सर पूरा ही चार्ज इनक्लोज कर दिया। गॉस लॉ के अंदर आ रहा है ना सारा चार्ज, क्यों? अब उसके बाद अगर मैं यहां से वैल्यू लिखूं, सॉल्व करूं, तो ये आएगा। तो इसका मतलब आउटसाइड द स्फीयर सारी डेरिवेशन सेम है, इसको आप लोग कॉपी कर सकते हो। इनसाइड 0, आउटसाइड सेम, एंड ऑन द स्फीयर भी पूरा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, बस r इक्वल्स टू r आएगा, तो ऑन द स्फीयर भी सेम है। तो बच्चों यहां से 2 में 3 में a b c तीनों हमारे हो गए। और ग्राफ के लिए हम कहां बनाए ग्राफ एक बार जरा मैं यहीं से शुरू करता हूं। देखो ग्राफ को मैं जरा इसी के साथ लिंक अप करूं। तो बच्चों इसमें के साथ ये है, ग्राफ बीच में नहीं आ रहा है, ग्राफ इसके बाद आएगा, इसके बाद। तो ग्राफ क्या है देखो, y एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस पे डिस्टेंस, y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस 0 देखो यही होगा ना, 0 एकदम सीध में आ गया। और r कितने डिस्टेंस पर है, इतने डिस्टेंस पर। तो मैं जरा इतने डिस्टेंस पर r मान लूं बच्चों, ठीक। क्या ग्राफ क्या था, ग्राफ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक पॉइंट पे 0 होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक 0 होगी, सेंटर से पूरे इनसाइड तक। तो बच्चों सेंटर से पूरे इनसाइड तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, 0 बना दिया। सरफेस पर ये कांस्टेंट एट मैक्सिमम है। सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, EM कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q upon r स्क्वायर। EM 1/4 पाई एप्सिलॉन Q upon r स्क्वायर। इसके बाद बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ गए? तो ये हमारा
स्फेरिकल शेल का इनसाइड है। तो यह हमारी तीसरी एप्लीकेशन थी, इसको आप लोग नोट कर दो और ग्राफ को लास्ट में नोट करना। बच्चों एप्लीकेशन नंबर चौथी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ओके बच्चों, तो हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट। तो बच्चों थिन इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या होगा? जस्ट एक पन्ना मान लो। अच्छा, इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या होगा? जैसे एक पन्ने के नाम पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरा बोर्ड है, ठीक है, तो अगर कोई पेज मुझे दिखता है तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सपोज आई एम हैविंग दिस पेज, हाउएवर दिस पेज इज वेरी स्मॉल, तो ओके, सपोज आई हैव दिस पेज A4 साइज का। तो बच्चों जो A4 साइज का पेज है ये आपका इनफाइनाइट शीट भी हो सकती है, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है। याद है इनफाइनाइट और पॉइंट के लिए क्या समझाया था कि एक मोटे बंदे को अगर हाइट छोटी है तो उसे मोटा बोलेंगे, अगर उसकी हाइट ज्यादा है तो उसे मोटा नहीं बोलेंगे। तो इनफाइनाइट शीट को आप इतने डिस्टेंस से देखोगे तो आपको इंफिनिटी लगेगी, अगर आप इसको 2 किलोमीटर दूर से देखोगे तो आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट लगेगा। तो आप इसको बहुत पास से यानी शीट पे आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या होगा, इस शीट को एक बार मैं ड्रॉ करता हूं। तो बच्चों ये हो गई हमारी शीट। तो बच्चों इस शीट को बनाने के लिए मैंने बोला ये हो गई मेरी शीट। ऐसे ऐसे करने का मतलब यहां से भी इंफिनिटी जा रही है, यहां से भी इंफिनिटी जा रही है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो आप लोग मानो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी दोनों सरफेस पर है, मतलब एक इस तरफ और एक इसकी परली तरफ, मतलब आगे पीछे दोनों तरफ, इधर और इधर दोनों तरफ इसके ऊपर चार्ज होगा। तो बच्चों जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इस तरफ भी निकलेंगी और इस तरफ भी निकलेंगी, ठीक है। तो अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो मैं कहूंगा कि इसको इनक्लोज करेंगे। तो इनक्लोज करने के लिए एक रैंडम सी सरफेस मान ली मैंने और बोला ये छोटा सा एरिया है ds। तो इस पर बिल्कुल ऐसा ही एक ऊपर और यहां से भी ऐसा ही, ऐसे जरूरी नहीं था इतनी दूर बनाने का, ओके। और इसको थोड़ा सा पास करते हैं, लाइन टेढ़ी हो गई। तो ये, तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकली और आपने एक छोटा सा एरिया माना इसके ऊपर ये। तो अगर आपने छोटा सा एरिया माना तो वही ds ये हो गया और वही ds ये हो गया। तो बच्चों यहां से भी ईटा कैप आएगा, यहां से भी ईटा कैप आएगा, ओके। तो ये दो हमारी डायरेक्शन आ गई। अब इसके बाद अगर आप लोग देखोगे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ करके मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, according to Gauss law, flux equals to q enclosed upon epsilon naught। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन E डॉट ds q enclosed upon epsilon naught। तो ds ये मानो और मान लो कि इतने का रीजन, इतने का q है चार्ज। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, चाहे एक तरफ की बात करो चाहे दोनों तरफ की। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ds इक्वल्स टू cos 0 भी आएगा, cos 0 इक्वल्स टू, ये समझ में आया ना, E कांस्टेंट है बाहर आ गया, ds का एरिया लिख रहा हूं मैं और ये cos 0, तो ये आएगा q enc अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों cos 0 होता है 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? इलेक्ट्रिक फील्ड आई अगर आप यहां से देखोगे तो q enclosed अपॉन ds इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ गई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन एरिया, तो होता है सिग्मा। कहने का मतलब q अपॉन एरिया सिग्मा होता था। तो बच्चों ds का इंटीग्रेशन, ds स्मॉल एरिया था, ds का इंटीग्रेशन एरिया ही आएगा,
तो ये फॉर्मूला हुआ, इसको बॉक्स में कर। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या समझ में आया? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। बच्चों इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि क्लास वैसे भी बहुत लेंथी हो रही है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है। और एक और चीज, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ की कहूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन साइड ये होगा E1 मान लो, ये होगा E/2 एक तरफ, क्योंकि दो तरफ थी ना इसकी, तो विच इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और कहानी खत्म। तो ये हमारी चौथी एप्लीकेशन थी। पांचवी एप्लीकेशन भी फटाफट डिस्कस करते हैं और फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। पांचवी एप्लीकेशन है बच्चों हमारी, पांचवी एप्लीकेशन है कूलम्स लॉ की डेरिवेशन। कूलम्स लॉ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि आप लोग समझ भी जाओगे। तो कूलम्स लॉ में क्या होता था? दो चार्जेस के ऊपर फोर्स निकालते थे। तो मैंने बोला कंसिडर अ चार्ज हियर, ठीक। अब इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लिया। तो ये गॉसियन सरफेस है, इस पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं बच्चों, ds। तो बच्चों एरिया वेक्टर होगा आपका इस डायरेक्शन में, ईटा कैप लिखा मैंने, और इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी इस डायरेक्शन में। फिर से दोनों पैरेलल आ रहे हैं, डिस्टेंस मान लो यहां से यहां तक का r है, ठीक। तो अब अगर मैं कहूं इसका फ्लक्स, अगर मैंने कहूं फॉर स्मॉल एरिया ds, d फाई क्या होगा? E डॉट ds। फिर से cos 0 आ जाएगा, कहानी खत्म। अब इसके बाद अगर मैं कहूं तो देयरफॉर टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स होगा फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds। अच्छा, E डॉट ds को मैं सीधा लिखता हूं E ds cos 0, E ds cos 0, ठीक। E ds cos 0 यहां पर होगा ये फ्लक्स, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब लिखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक का क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वेट कर दो बच्चों, इंटीग्रेशन E ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये आएगा E ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ds स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है, तो E इक्वल्स टू Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r²। मतलब ये r² नीचे आएगा ना, 4πr² इसके साथ था, इसको 4πr² देखेंगे नीचे आ जाएगी, आप लोग समझ रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सो यू नो दैट फोर्स इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E। तो बच्चों E की वैल्यू एक बार लिख देते हैं और कहानी खत्म। तो फोर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और ये Q है, Q अपॉन r² पहले से था, देखो मैंने E की वैल्यू लिखी है ऊपर से कॉपी करके, इंटू Q नॉट कर दो, ये हुआ कूलम्स लॉ। हेंस प्रूफ, HP लिखा है मैंने, हेंस प्रूफ, आप लोग पूरा लिख लेना जगह लिख करके। तो ये पांचवी और आखिरी एप्लीकेशन थी। तो बच्चों यहां पर हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है। चैप्टर 1 समाप्त, ठीक। अब मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जेईई के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो बच्चों अगला वीडियो जो होगा हमारा वो CBSE प्लस वीडियो होगा, CBSE प्लस जेईई। तो अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड और चीजें पढ़ाऊंगा, और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन वो हम लोग बाद में करते हैं। और ये हमारा गॉस लॉ, ठीक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।